दूर गांव में महेश नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। महेश दान पुण्य करने में बहुत विश्वास रखता था और हर कोई बस उसकी तारीफ करता था। क्षण के पास भले ही अपने खाने को कुछ ना हो, लेकिन वह दान पुण्य करने में कभी पीछे नहीं हटता। एक रोज सुबह सुबह महेश खाना बनाकर जैसे ही खाना खाने बैठा, उसके दरवाजे पर एक साधु बाबा आ गए। अलख निरंजन, बेटा कुछ खाने को है? बहुत भूख लगी है, कल से कुछ खाया नहीं है, अब तो चलने की भी हिम्मत नहीं है। हाँ बाबा, अंदर आइए, आप मेरे साथ बैठ के खाना खा लीजिए। अरे इतना खाने में मेरा पेट नहीं भरने वाला। कोई बात नहीं, मैं आगे मांगकर खा लूंगा। तुम खाना खाने बैठे हो तो खा लो। अच्छा बाबा, यह खाना आप ही खा लीजिए। मैं भूखा रह लूंगा क्योंकि रात में मैंने खाना खाया था। इतना कहकर महेश अपनी थाली उस बाबा की तरफ बढ़ा देता है। बाबा भी खाना देखकर दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है और खाना खाने के बाद बाबा भूषण को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते ही कहाँ हैं? तुम्हारा भला हो। इतना कहकर वह बाबा वहां से चला जाता है। लेकिन महेश को भी भूख लगी थी। अब वो रसोई में जाकर रसोई में रखे डब्बों को देखने लगता है, जिसमें अन्न का एक भी दाना नहीं था। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे तो इस बात का सुकून मिल रहा है। अब भूषण घर से निकलता है, तभी उसे गांव का एक सोहन लाल देखकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से यहाँ अनाज की बोरियां में अकेले उठा रहा हूँ। अभी उस महेश को बुलाता हूँ, तुम देखना वह कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है। खुद भले ही उसकी जेब में फूटी कोड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता है। अब सोहनलाल महेश को आवाज देकर बुलाता है। अरे क्या हाल चाल है मदन भाई, सब ठीक तो है ना? ये अनाज की बोरियां खेतों से ला रहे हो क्या? अरे हाँ हाँ, खेतों से अभी 10 बोरियां और लानी है, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। तुम थोड़ा हाथ बटा दो तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। अरे क्यों नहीं, चलो चलो, मैं आपके साथ मिलकर खेतों से आपके घर तक बोरियां पहुंचा देता हूँ। बड़ा बेवकूफ है और इससे बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो इसी बहाने मेरी मदद हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतना कहकर सोहनलाल अब कई सारी बोरियां खेत से घर रखवाता है, लेकिन महेश तो भूखा था। उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। अब बोरियां रखने के बाद सोहनलाल महेश से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया महेश भाई, अगर तुम ना होते ना तो मुझे यह बोरियां ढोते ढोते रात ही हो जाती। कई घंटे बोरियां ढोने के बाद महेश थक जाता है और अब वह उधार लाला की दुकान से राशन लेकर खाना बनाकर खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आ रही होती है। महेश नींद में होता है। वह दरवाजा खोलता है तो देखता है उसका पड़ोसी अज्जू अपनी पत्नी को पीट रहा है। अरे अरे अज्जू, तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? अरे क्यों ना मारूं,
मेरी पत्नी मेरी मर्जी, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? देख अज्जू, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर देख रहे हैं, यह सब अच्छा है क्या? अरे भूषण बेटा, तू भी किसे समझा रहा है? इसे समझाना मतलब अपना सिर दीवार पर मारने वाली बात है। जरूर सुबह सुबह चमेली से पैसे मांगने के लिए लड़ रहा होगा। पीने को पैसे नहीं होंगे ना इसके पास। अरे बुढ़िया, चुप कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। राम राम राम, आजकल के बच्चों को तो अपने बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ और तू है कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। लेकिन मैंने तो नहीं कहा आपको कि मेरे बीच में बोलने के लिए। इतना कहकर अज्जू फिर से अपनी पत्नी सोनाली को मारने लगता है, लेकिन यह सब महेश से देखा नहीं जाता और वह अज्जू का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार तमाचा लगाता है। यह देखकर सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। बिल्कुल ठीक किया, यह इसी के लायक है। अरे अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और खुद को मर्द समझता है। अरे भूषण भाई, आपने बिल्कुल सही किया। इसे तो मार मार कर गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे पैसे चाहिए। अगर मुझे शाम तक पैसा नहीं मिला तो मैं इसे भी मारूंगा। फिर देखता हूँ कौन बचाने आता है। अबे ये ले पैसे और अब जा यहाँ से। और अगली बार अगर तूने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया ना तो तुझे मैं थाने में डलवाकर अच्छे से कुटाई करवाऊंगी। बिल्कुल ठीक किया बेटा। यह सब गांव के ढेर सारे लोग देख रहे थे। उनमें से एक औरत भूषण से कहती है, आप सच में बहुत नेक दिल के हैं। हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं। हम गांव वाले बस आपसे इतना चाहते हैं कि अगला हमारा सरपंच आप ही हो, ना कि वो दुर्जन सिंह। अरे क्या बात कही तूने, यह तो मैं काफी समय से दिल में दबाए बैठी थी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल महेश भाई, गांव का सरपंच बनिए तो गांव में विकास होगा, तरक्की होगी। उस दुर्जन सिंह के पास तो गांव के लोग जाने से भी डरते हैं, और रही उसे कुछ बताने की बात तो कोई भी उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता। महेश हर किसी की हर तरह से मदद करता था, जिस वजह से गांव के लोग महेश को अपना अगला सरपंच बनाने का फैसला करते हैं। अब सरपंच तक यह बात पहुंचती है। सरपंच तिल मिला उठता है। क्या उस महेश की इतनी हिम्मत? खाने को लाले पड़े हैं, लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ मालिक, और तो और गांव वाले कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए सरपंच तो महेश ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना महेश आपकी गद्दी लेकर ही मानेगा। सरपंच अब सोच में पड़ जाता है कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसके रास्ते का कांटा महेश हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से चला जाए। अगले चुनाव में गांव के लोग महेश को सरपंच बना देते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और जब राशन देने की बारी आती है तो सरपंच बड़े ही चालाकी के साथ राशन में मिलावट करवा देता है, जो महेश को बिल्कुल पता नहीं चलता। अरे बेटा,
तुझे सरपंच बनता हुआ देख बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन तो अच्छा मिलेगा और समय पर भी। अरे हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों ने इतना विश्वास करके मुझ पर इस गांव का कार्यभार संभालने का जिम्मा दिया है और इसे मैं अच्छे से निभा सकूं, बस यही दुआ करूंगा। अरे हाँ हाँ, अब इस गांव में विकास और तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता। गांव में राशन बांटने के बाद सभी खुश थे कि उन्हें पहली बार पूरा राशन मिला है, वरना सरपंच दुर्जन सिंह तो आधे से ज्यादा राशन काट लिया करता था। लोगों को राशन मिल चुका था, लेकिन अगले दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है कि उनके नए सरपंच महेश ने मिलावटी राशन दिया है। अब गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर महेश से सवाल करते हैं। हमने तुम पर विश्वास करके पूरे गांव का सरपंच बनाया और तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। महेश बेटा, तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे राशन में मिलावट करके क्या मिला तुम्हें? तुम तो गांव के लोगों का हमेशा भला चाहते थे, तो भला फिर राशन में मिलावट क्यों किया? इतना मिलावट तो सरपंच जी भी नहीं करते थे। हमने तुम्हें सरपंच बनाकर गलत फैसला ले लिया है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं लीलावती काकी। अभी के अभी तुम इस गांव से निकल जाओ। तुम इस गांव में रहने के लायक ही नहीं हो। यह सारी बातें चल रही होती हैं कि तभी वहां सरपंच आ जाता है। अरे हाँ हाँ, इसे अभी के अभी गांव से निकाल दिया जाए। इस पर विश्वास करके तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब महेश को गांव वाले निकाल देते हैं। सरपंच और उसका नौकर बहुत खुश थे, क्योंकि यह सब किया धरा तो उनका ही था। अब गांव से निकलने के बाद महेश काफी दूर आ जाता है। वो थक हार कर पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों के बारे में सोचने लगता है। जिन गांव वालों का मैंने इतना साथ दिया, खुद के पहले उनके बारे में सोचा, आज उसी गांव वालों ने मुझे निकाल दिया। अरे राशन में मिलावट भला मैं क्यों करूंगा? और अगर मैंने गांव वालों के राशन में मिलावट नहीं की है तो फिर यह सब जरूर उस सरपंच का काम है। कोई बात नहीं, मेरा इतना कहने पर भी गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इधर सरपंच फिर से अपनी चाल चलता है और गांव वालों का विश्वास जीत लेता है। गांव वाले एक बार फिर सरपंच दुर्जन सिंह को अपना सरपंच बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें महेश भी धोखेबाज लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे महीना बीत जाता है और महेश का कहीं अता पता ही नहीं था। एक रोज सरपंच का नौकर जंगल के रास्ते घर आ रहा होता है। तभी वह दो आदमियों को बातें करते हुए सुनता है, जो महेश के बारे में बात कर रहे थे। अब वो नौकर घबराता हुआ घर पहुंचता है और सरपंच से कहता है, मालिक मालिक, मैंने दो लोगों को आपस में बात करते हुए सुना है। वो दोनों महेश के बारे में बात कर रहे थे। वो जंगल में जो झोपड़ी है उसी में महेश ने आत्महत्या कर ली है, और यह करीब एक सप्ताह पहले की बात है। इसका मतलब मेरे रास्ते का कांटा अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गया। चलो अच्छा है,
और तो और मालिक, यह बात तो गांव वाले भी जानते हैं। जाने उन तक यह बात किसने पहुंचाई? हो सकता है उन्हीं लोगों ने पहुंचाई होगी जो बात कर रहे थे। अरे गांव वाले बहुत मतलबी हैं। महेश ने गांव वालों का कितना साथ दिया और गांव वाले यही कहेंगे महेश ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। गांव वालों के साथ साथ सरपंच को भी अब पूरा यकीन हो गया कि महेश ने आत्महत्या कर ली। लेकिन कुछ दिनों बाद महेश सरपंच के दरवाजे पर पहुंचता है। शाम का समय था, चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। सरपंच अपने नौकर को आवाज लगाकर कहता है, अरे सामने देख तो जरा, कोई खड़ा है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने महेश है। मतलब महेश का भूत? मालिक, ये महेश का भूत ही लगता है। ये आपसे बदला लेने आया है। मैं तो चला यहाँ से। भरी जवानी में मरना नहीं। मेरे चार बच्चे हैं और 2 बीवियां। सरपंच का नौकर इतना कहकर वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है। महेश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सरपंच पसीने से तरबतर था। भाई रुक जा, भाई रुक जा। महेश का भूत, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। अपने घर, जमीन, पैसा, लेकिन मुझे मारना मत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे बदनाम किया है। अब तुम ही यह सच गांव वालों के सामने बोलोगे, वरना तुम्हें मार डालूंगा। अरे हाँ हाँ, मैं गांव वालों के सामने सच बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मारना मत। अब सरपंच रात के समय ही गांव वालों को इकट्ठा करके सबके सामने सच बोलता है कि उस दिन राशन में मिलावट उसने और उसके नौकर ने ही की थी, ना कि महेश ने। आप लोग भले ही मुझे भूत समझ रहे हो, लेकिन मैंने अपनी आत्महत्या की खबर झूठी फैलाई थी ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं, और चोर आप सभी के सामने हैं। मैंने हमेशा आप लोगों का इतना भला किया, तभी तो आप लोगों ने मुझे इतने सम्मान और प्यार के साथ दानवीर कहा। अरे हाँ हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब उसी वक्त गांव वाले सरपंच को गांव से निकालकर सरपंच की जगह महेश को गांव का सरपंच बनाते हैं और महेश से माफी मांगते हैं कि वह सरपंच की बातों में आ गए और उन्होंने बिना सोचे समझे उसे गांव से निकाल दिया।